मैं और मेरी सीईओ पत्नी दोनों ने दोबारा जन्म लिया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। दोबारा जन्म लेने के बाद मैंने सबसे पहला काम यही किया कि किसी भी तरह उससे दूर हो जाऊं। इस जन्म में, चाहे मुझे पूरी जिंदगी अकेले ही क्यों न बितानी पड़े, मैं दोबारा उससे कभी नहीं मिलना चाहता था। पिछले जन्म में उसकी खूबसूरती के लालच में आकर मैंने बिना ज्यादा सोचे समझे उससे शादी कर ली थी। लेकिन शादी के बाद मुझे उसकी तरफ से जरा भी प्यार नहीं मिला। उल्टा मुझे हर दिन उसके उस खास इंसान के ताने और उपहास सहने पड़ते थे। सिर्फ तुम ही उससे मुकाबला करना चाहते हो। पहले आईने में अपना चेहरा तो देखो और सोचो कि तुम आखिर हो क्या। इसीलिए इस बार दोबारा जन्म लेने के बाद मैंने उसकी उस खास इंसान के साथ हाथ मिला लिया। मैं जितनी बार उन दोनों को करीब आने का मौका देता, वह मुझे उतने पैसे देता। पत्नी ने मुझे फिल्म देखने के लिए बुलाया तो मैंने फिल्म की टिकट उसके उस खास इंसान को दे दी। पत्नी ने कहा कि वह घर आकर खाना खाना चाहती है, तो मैंने जानबूझकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उसे मजबूर कर दिया कि वह उसके घर जाकर रहे। जब मेरी पत्नी का ट्रांसफर पेचिंग होने वाला था और उसे अपने साथ सिर्फ एक परिवार के सदस्य को ले जाने की अनुमति थी, तो मैंने बिना किसी झिझक के वह मौका भी उसके उस खास इंसान को दे दिया। इस तरह जब मेरी पत्नी घर लौटी तो उसे एहसास हुआ कि जिस पति से वह हमेशा परेशान रहती थी, वह अब उसके पीछे नहीं घूम रहा था। वह उसके साथ समय बिताने के लिए मेरी तरफ से पूरी तरह दूर हो गई थी। वह हमारी शादी की सालगिरह तक भूल गई, बल्कि उसने विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए आवेदन कर दिया। मैंने उससे कोई झगड़ा नहीं किया। मैंने तय कर लिया था कि पढ़ाई पूरी करके वापस आऊंगा और अपनी बाकी जिंदगी देश की सेवा में लगा दूंगा। जब उसकी सहेलियां मजाक मजाक में कहने लगीं कि वह और उसका खास इंसान एक दूसरे के लिए बने हैं, तो मैंने भी उनका विरोध नहीं किया, बल्कि मैंने उसी समय एक फैसला कर लिया। मैंने एक तरफा तलाक के लिए आवेदन करने का फैसला कर लिया। मैं खुद ही उन दोनों को एक दूसरे के हवाले करना चाहता था। अब वह कहां जाती है, क्या करती है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। मैं बस तलाक की अर्जी मंजूर होने का इंतजार कर रहा था। उसके बाद मैं इस बेतुके 3 लोगों वाले रिश्ते से हमेशा के लिए बाहर निकल जाता। अगली सुबह मैं अकेला विवाह पंजीकरण कार्यालय पहुंचा। नमस्ते, मैं एक तरफा तलाक के लिए आवेदन करना चाहता हूं। मैंने अपने बैग से पहले से तैयार किए हुए दस्तावेज निकाले और अधिकारी को सौंप दिए। अधिकारी ने दस्तावेजों को ध्यान से जांचा। कुछ देर बाद उन्होंने सिर उठाकर गंभीरता से कहा, आपका आवेदन हमें मिल गया है। अगर आप 1 महीने के अंदर इसे वापस लेने नहीं आते हैं तो तलाक आधिकारिक रूप से प्रभावी हो जाएगा। मैंने सिर हिला दिया। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अपना बैग उठाया और विवाह पंजीकरण कार्यालय से बाहर निकल आया। शाम हो चुकी थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान में लालिमा बिखरी हुई थी। हल्की हवा चल रही थी, जिससे दिन भर की गर्मी कुछ कम हो गई थी। फैक्ट्री से छुट्टी पाकर लोग 3-4 के समूह में पुरानी फीनिक्स साइकिलों पर अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। उनमें से किसी को क्या पता था कि मैं दोबारा जन्म ले चुका हूं। पिछले जन्म में मैं और बाई निंगबिन एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी के बाद मैं उसके साथ कर्मचारी आवासीय कॉलोनी में रहने लगा था। शादी के बाद भले ही वह बहुत व्यस्त रहती थी, लेकिन जब भी अपना काम पूरा करती, सबसे पहले घर लौटकर मेरे साथ खाना खाती थी। हर साल हमारी शादी की सालगिरह और मेरे जन्मदिन पर वह मेरे लिए तोहफे और सरप्राइज तैयार करती थी। हर महीने वह मुझे इतनी अच्छी रकम देती थी कि पूरे आवासीय परिसर के लोग मुझसे ईर्ष्या करते थे। सब कहते थे, तुम्हें तो बहुत अच्छी पत्नी मिली है। ऊपर से देखने पर हमारी शादीशुदा जिंदगी ऐसी थी जिससे हर कोई ईर्ष्या करता था। लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि हमारी दुनिया में हमेशा एक तीसरा इंसान मौजूद था, जीबोदा। वह बाई निंगबिन के सबसे अच्छे दोस्त का छोटा भाई था। जब मेरा जन्मदिन आया तो बाई निंगबिन मुझे छोड़कर उसके साथ खरीदारी करने चली गई। जब मैं बीमार पड़ा तो वह मुझे छोड़कर जीबोदा की देखभाल करने चली गई, क्योंकि उसे आंधी तूफान से डर लगता था। जब मेरे पेट में दर्द होता तो वह मेरी चिंता करने के बजाय उदास जीबोदा को खुश करने चली जाती। जब हम तीनों साथ खाना खाने जाते तो वह वही तीखा खाना मंगाती जो जीबोदा को पसंद था। उसे यह तक याद नहीं रहता था कि मेरे पेट में दर्द है। एक बार हम तीनों पहाड़ पर घूमने गए। जीबोदा को तीखा खाना पसंद नहीं था और चलते समय उसका पैर फिसल गया। उसने मुझे पकड़ लिया और हम दोनों गिर पड़े। मेरी बांह पर चोट लग गई, लेकिन बाई निंगबिन ने तुरंत उसे संभाला और उसे नीचे ले गई। और मुझे आधी रात को अकेले अस्पताल जाना पड़ा। ऐसी घटनाएं सिर्फ 1-2 नहीं थीं, बहुत सारी थीं। मैंने कभी जलन महसूस नहीं की हो, ऐसा भी नहीं था।
मैंने उससे कई बार झगड़ा भी किया था, यहां तक कि मैंने घर की आधी संपत्ति देने की पेशकश तक कर दी थी ताकि जी बोदा की जिंदगी सुरक्षित हो जाए। मैं बस इतना चाहता था कि बाई निंगबिन उससे मिलना बंद कर दे, लेकिन हर बार उसका एक ही जवाब होता था, मैं उसे सिर्फ छोटे भाई की तरह मानती हूं। उसकी बहन ने कभी मेरी जान बचाई थी, अब उसकी बहन इस दुनिया में नहीं है, उसके पास मेरे अलावा कोई नहीं है। तुम बेवजह शक करना बंद करोगे? वह चाहे जो कहती रही हो, लेकिन जब भी जी बोदा बाई निंगबिन को देखता था, उसकी आंखों में छिपा प्यार साफ दिखाई देता था। पिछले जन्म में मैंने इसी तरह पूरी जिंदगी बिताई, पूरी जिंदगी झगड़ता रहा, पूरी जिंदगी परेशान होता रहा। लेकिन इस जन्म में मैं 3 लोगों के इस उलझे हुए रिश्ते में दोबारा नहीं फंसना चाहता था। इसीलिए दोबारा जन्म लेने के बाद मैंने सबसे पहला काम यही किया कि इस शादी को पूरी तरह खत्म कर दूं। अगर बाई निंगबिन को पता चल जाता कि मैं तलाक चाहता हूं, तो वह निश्चित रूप से तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर नहीं करती। इसीलिए मैं सीधे विवाह पंजीकरण कार्यालय गया और एक तरफा तलाक के लिए आवेदन कर दिया, क्योंकि इस प्रक्रिया में सिर्फ एक व्यक्ति के आवेदन से प्रक्रिया शुरू हो सकती थी। तलाक होते ही मैं आजाद हो जाऊंगा, मैं इस जगह को छोड़ दूंगा और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगा। मैंने मन ही मन कहा, इस जिंदगी में मैं अपनी पूरी उम्र उस औरत से बंधकर नहीं बिताऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं आवासीय कॉलोनी के गेट तक पहुंचा, मेरे कदम अचानक रुक गए। शादी के बाद बाई निंगबिन ने मुझसे नौकरी छुड़वा दी थी। अब मेरे पास कोई आय नहीं थी। भविष्य में अपनी जिंदगी चलाना तो दूर, मेरे पास किसी दूर की जगह जाने के लिए टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। बाई निंगबिन मुझे पैसे देती थी, लेकिन उन पैसों को कहां और क्यों खर्च किया गया, इसका हिसाब उसे देना पड़ता था। अगर मैं अचानक बड़ी रकम खर्च करता तो उसे जरूर शक हो जाता। तो फिर पैसे कहां से आते? काफी सोचने के बाद मैंने एक साहसिक फैसला लिया। मैं जी बोदा के साथ सौदा करूंगा। जो इंसान हमेशा बाई निंगबिन से प्यार करता था, उसी की मदद से मैं बाई निंगबिन को उसके पास भेजूंगा। मैं उसके घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही मैंने बिना किसी भूमिका के सीधे कहा, जी बोदा, मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूं। मुझे पता है कि तुम बाई निंगबिन को पसंद करते हो। आज से मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि तुम दोनों को अकेले समय बिताने के मौके मिले, और बदले में तुम्हें मुझे हर महीने एक रकम देनी होगी। 1 महीने बाद मैं हमेशा के लिए तुम दोनों की जिंदगी से बाहर हो जाऊंगा। जी बोदा अविश्वास से मुझे देखने लगा। काफी देर तक वह कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसने कहा, यह चिढ़ा रहे हो क्या? मैं निंगबिन दीदी को कैसे पसंद कर सकता हूं? मैं ठंडे स्वर में मुस्कुराया। मजाक है या नहीं, यह तुम खुद अच्छी तरह जानते हो। मेरे दृढ़ चेहरे को देखकर जी बोधा ने आखिरकार मुझे गौर से देखा। कुछ पल बाद उसने स्वीकार किया, हां, मैं बाई निंगबिन को पसंद करता हूं। लेकिन मैं तुम्हारी बात पर भरोसा क्यों करूं? मैंने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें भरोसा करने की वजह दूंगा। आज रात ही मैं उसे तुम्हारे घर भेजने का इंतजाम करूंगा। तुम बस उसकी पसंद का खाना तैयार रखना। इतना कहकर मैं उसके चेहरे के भाव देखे बिना वापस मुड़ गया। घर का दरवाजा खोलते ही नौकर मेरे सामने आ गया। उसने मेरा बैग लेते हुए पूछा, साहब, आज रात खाने में क्या बनाया जाए? मैंने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। आज बस कुछ हल्का खाना बनाओ, और खाना सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बनाना। रात के 9 बज गए। घड़ी की सुइयों ने ठीक 9 बजने का संकेत दिया। अगले ही पल घर का दरवाजा खुला। मैं उस समय खाना खा रहा था। आवाज सुनकर मैंने सिर उठाया। बाई निंगबिन अंदर आ रही थी। वह चलते चलते अपना बाहरी कोट उतार रही थी और उसे पास खड़े नौकर को दे दिया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर खाने की मेज पर पड़ी, उसके कदम रुक गए। मेज पर रखा खाना उसकी पसंद के बिल्कुल विपरीत था। वह बैठने ही वाली थी कि अचानक ठिठक गई। फिर उसने हैरानी से पूछा, आज खाना इतना हल्का क्यों है? इस स्वाद का खाना तो घर की खाने की मेज पर कभी आता ही नहीं था। अगर कभी गलती से ऐसा खाना बन भी जाता या किसी वजह से खाना ठीक नहीं बन पाता, तो मैं तुरंत रसोई में जाकर उसके लिए दोबारा उसकी पसंद की तीखी सब्जियां बना देता था। लेकिन आज मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। मैंने ठंडे भाव से कहा, आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा हल्का खाना चाहता हूं। इतना कहकर मैंने चॉपस्टिक उठाई और खुद ही खाना खाने लगा। अचानक मुझे कुछ याद आया तो मैंने सामने बैठे बाई निंगबिन की ओर देखा। जी बोदा के घर खाना तैयार है, तुम चाहो तो वहां जाकर खाना खा सकते हो। वह एक पल के लिए ठिठक गई और उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। तुम तो हमेशा से मेरे उसके साथ मिलने जुलने के खिलाफ रहे हो, है ना?
मेरे दिल में एक व्यंग्य भरी हंसी उभरी। तो उसे हमेशा से पता था कि मुझे उसका जी बोदा के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं था। फिर भी वह हर बार मुझे छोड़कर उसी के पास चली जाती थी। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा कहते थे ना कि तुम उसे सिर्फ छोटा भाई मानते हो और मुझे थोड़ा बड़ा दिल रखने की जरूरत है। अब मैं भी धीरे धीरे बड़ा दिल रखना सीख रहा हूं। मेरा लहजा बिल्कुल सहज था, लेकिन न जाने क्यों बाई निंगबिन के दिल में अजीब सी बेचैनी उठी। फिर भी मेरी बार बार समझाने की वजह से आखिरकार वह वहां जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने उस महिला को दोबारा अपना कोट पहनकर घर से बाहर जाते हुए देखा। उसके जाने के बाद मैं लिविंग रूम की खिड़की के पास गया और जी बोदा के घर की तरफ देखने लगा। जब मैंने देखा कि उसके घर की बत्तियां जल उठी हैं, तभी मैं वापस मुड़ा और नौकर से बर्तन समेटने को कहा। साथ ही मैंने मुख्य दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। थोड़ी देर बाद बाई परिवार के घर की एक एक करके सारी बत्तियां बुझ गईं। दूसरी तरफ बाई निंगबिन को अपने वादे के मुताबिक घर आते देखकर जी बोदा की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। एक तरफ वह उसकी चिंता करने का दिखावा कर रहा था, तो दूसरी तरफ उसके उतारे हुए कोट को अपने हाथ में ले लिया। मेज पर उसकी पसंद की सारी तीखी चीजें देखकर बाई निंगबिन को कुछ अजीब लगा। वह कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन जी बोदा लगातार बातें करता रहा और हर बार उसका सवाल दब जाता। उस रात का खाना पहले से काफी देर तक चला। जब आखिरकार बाई निंगबिन उठी, तो जी बोदा की आंखों में हल्की सी अनिच्छा साफ दिखाई दे रही थी। जब वह वापस अपने घर पहुंची, तो उसने देखा कि घर की सारी बत्तियां पहले ही बुझ चुकी थीं। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने हाथ उठाकर दरवाजा खटखटाया और कई बार मेरा नाम पुकारा, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, तभी उसे पता चला कि दरवाजा अंदर से बंद था। उसने कई बार जोर लगाकर दरवाजा धकेला और काफी देर तक खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। आखिरकार उसके पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी, इसीलिए उसे दोबारा जी बोदा के घर लौटना पड़ा। जब जी बोदा को पता चला कि मैंने घर का दरवाजा तक अंदर से बंद कर लिया है, तो उसका दिल खुशी से तेज धड़कने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर आती मुस्कान को दबाया और चिंता जताते हुए कहा, कोई बात नहीं निंगबिन दीदी, अगर ऐसा है तो आज रात आप मेरे घर पर ही रुक जाइए। बाई निंगबिन ने अपनी भौहों के बीच हाथ रखा और ठंडे स्वर में कहा, आज रात तुम्हें तकलीफ दे रही हूं, मैं लिविंग रूम में ही सो जाऊंगी। अगली सुबह बहुत जल्दी जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, नीचे सोफे पर बैठी वही महिला दिखाई दी। उसके कोट पर अभी भी ओस की कुछ बूंदें थीं। शायद वह कुछ ही देर पहले घर लौटी थी। मैंने बिना कोई भाव दिखाए सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। मेरी आहट सुनकर वह महिला सिर उठाकर मेरी तरफ देखने लगी। कल रात तुमने दरवाजा क्यों बंद कर लिया था? मैं खाने की मेज के पास बैठ गया और कटोरे में रखी खिचड़ी जैसा हल्का नाश्ता खाने लगा। मैंने सहजता से कहा, इन दिनों चोरियां काफी बढ़ गई हैं, इसलिए मुझे दरवाजा अंदर से बंद करने की आदत हो गई है। मैं भूल गया था कि तुम जी बोदा के घर गई हो, माफ करना। यह सुनकर बाई निंगबिन ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने जेब से एक टिकट निकाला जो उसके सुरक्षा कर्मचारी ने उसके लिए खरीदा था। हाल ही में मेरे पास बहुत काम था, इसलिए काफी समय से मैं तुम्हारे साथ समय नहीं बिता पाया। थोड़ी देर बाद जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं किसी को तुम्हें लेने भेज दूंगा। मैंने सिर हिला दिया, लेकिन मेज पर रखे फिल्म के टिकट को हाथ तक नहीं लगाया। नाश्ता खत्म करने के बाद बाई निंगबिन ने कपड़े बदले और घर से निकल गई। बाहर उसकी कार की आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई। तभी मैंने कटोरा नीचे रखा और मेज पर पड़े फिल्म के टिकट को ध्यान से देखा। पिछले जन्म में हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उसने मेरे साथ एक भी फिल्म पूरी नहीं देखी थी। हर बार जी बोदा से जुड़ी किसी न किसी वजह से वह फिल्म बीच में ही छोड़कर चली जाती थी। इस बार मेरा भी उसके साथ फिल्म देखने का कोई मन नहीं था, लेकिन टिकट को यूं ही बेकार भी नहीं जाने दे सकता था। यह सोचकर मैं टिकट लेकर फिर जी बोदा के घर पहुंच गया। मेरे सामने खड़ा वह आदमी अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा था। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि कल रात मैंने जो कहा था वह सच था। जी बोदा अभी भी थोड़ा संदेह में था, लेकिन कल रात उसे जो फायदा मिला था उसका स्वाद चखने के बाद भले ही वह मेरे असली मकसद को नहीं समझ पा रहा था, फिर भी वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसीलिए उसने सिर हिलाया और मुझे कुछ पैसे दे दिए। मैंने पैसे संभाल कर रख लिए और फिर जेब से एक फिल्म का टिकट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम उसके साथ फिल्म देखने चले जाना, अच्छी तरह तैयार होना, आज ही उसे अपने करीब लाने की पूरी कोशिश करना। इतना कहकर मैं मुड़कर वहां से चला गया। दोपहर में मैं मिलने के लिए नहीं गया, इसके बजाय घर पर आराम से दोपहर की नींद ली और फिर थोड़ी देर किताब पढ़ी।
मेरी जिंदगी अचानक बेहद आरामदायक हो गई थी। रात गहराने लगी। मैं अपनी गोद में रखे अखबार को समेटकर ऊपर जाकर आराम करने वाला ही था कि तभी वह महिला घर में दाखिल हुई। उसकी भौहें हल्की सिकुड़ी हुई थीं और चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई दे रही थी। आज तुम वहां क्यों नहीं आए? अखबार मोड़ते हुए मेरा हाथ एक पल के लिए रुक गया। मैंने कहा, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी। बाई निंगबिन ने हाथ बढ़ाकर मेरा माथा छुआ और चिंता से पूछा, अस्पताल जाकर दिखा लें? नहीं, जरूरत नहीं है। तभी अचानक एक तेज घंटी की आवाज ने कमरे की खामोशी तोड़ दी। मैं उठने ही वाला था कि बाई निंगबिन ने मुझसे पहले फोन उठा लिया। हम दोनों बहुत पास खड़े थे, इसलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज साफ साफ मेरे कानों तक पहुंच रही थी। जैसे ही मैंने विवाह पंजीकरण कार्यालय ये 5 शब्द सुने, मैंने अनजाने में अखबार को कसकर पकड़ लिया और मेरी सांस जैसे कुछ पल के लिए रुक गई। पता नहीं कितनी देर बाद बाई निंगबिन ने फोन रख दिया और मेरी तरफ देखा। विवाह पंजीकरण कार्यालय से फोन था। उन्होंने कहा कि कुछ दस्तावेज अभी बाकी हैं, लेकिन उन्होंने ठीक ठीक नहीं बताया कि क्या चाहिए। मैंने सहजता से पूछा, अच्छा, तुम विवाह पंजीकरण कार्यालय क्यों गई थी? उसने जवाब दिया, हमारी शादी उस समय बहुत जल्दबाजी में हुई थी ना, इसीलिए उनके पास कुछ दस्तावेज अभी भी कम हैं। मैं खुद जाकर उन्हें पूरा कर दूंगी। बाकी सब तैयार हैं, इससे कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा हुआ कि बाई निंगबिन ने बस हल्की सी आवाज में जवाब दिया और ज्यादा नहीं सोचा। फिर वह मुड़कर हाथ मुंह धोने चली गई। तैयार होने के बाद उसे कुछ याद आया। उसने जेब से एक निमंत्रण पत्र निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। हाँ, एक बात और, टीम के झांग साहब का परसों जन्मदिन है, उस दिन तुम मेरे साथ चलना। मैं इस बात को मना नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने सिर हिला दिया। समारोह वाले दिन वहां अनगिनत खूबसूरत युवक युवतियां मौजूद थे। हाथों में संगीत की मधुर धुन के बीच लोग एक दूसरे के साथ नृत्य कर रहे थे। बाई निंगबिन मूल रूप से मुझे डांस के लिए बुलाना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा, मेरी तबीयत अभी भी थोड़ी खराब है, तुम जी बोदा के साथ नाच लो, वह भी अकेला आया है, उसे थोड़ा अजीब लगेगा। यह सुनकर बाई निंगबिन एक पल के लिए रुक गई। मेरी स्पष्ट अनिच्छा देखकर उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। आखिरकार वह जी बोदा के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। जी बोदा के चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान थी, जबकि बाई निंगबिन का चेहरा हमेशा की तरह ठंडा और गंभीर था। दोनों बिल्कुल अलग भावनाओं के साथ एक दूसरे की कमर थामकर संगीत की धुन पर धीरे धीरे नृत्य करने लगे। आसपास के लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। अगर मुझे ठीक से याद है तो बाई निंगबिन का पति है ना? फिर वह किसी दूसरे आदमी के साथ डांस क्यों कर रही है? यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वह जी बोदा भी जानता है कि बाई निंगबिन शादीशुदा है, फिर भी उसके साथ डांस करते हुए इस तरह मुस्कुरा रहा है। सच में बेशर्मी की भी हद होती है। थोड़ी दूर पर उसका असली पति होने के बावजूद मैं बिल्कुल शांत खड़ा सब कुछ देख रहा था और कुछ नहीं कहा। जन्मदिन की पार्टी में बहुत सारे लोग थे, इसीलिए शराब का दौर भी शुरू हो गया। इस खुशी के मौके पर जो बाई निंगबिन आमतौर पर शराब की एक बूंद तक नहीं पीती थी, वह भी इस बार इससे बच नहीं सकी। एक के बाद एक कई गिलास शराब पीने के बाद कितना भी मजबूत इंसान क्यों ना हो, उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। बाई निंगबिन भी नशे में धुत हो गई। उसने अपनी लंबी उंगलियों से माथे को दबाते हुए मेरा नाम पुकारना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार मैं पहले की तरह उसे संभालने के लिए आगे नहीं बढ़ा। मैंने बस एक नजर जी बोदा की तरफ डाली। वह तुरंत मुस्कुराते हुए दौड़कर आया और बाई निंगबिन को सहारा दे दिया। तीनों एक ही कार में बैठे। मैं समझदारी दिखाते हुए आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गया और पीछे की सीट दोनों के लिए खाली छोड़ दी। जी बोदा ने जल्दी जल्दी बाई निंगबिन को संभालकर कार में बैठाया। बाई निंगबिन भले ही नशे में थी, लेकिन उसने भी महसूस कर लिया कि कुछ गड़बड़ है। अब उसे लगने लगा था कि यह सिर्फ उसका भ्रम नहीं था। इन कुछ दिनों में मैं सचमुच बदल गया था, लेकिन मेरा यह बदलाव उसे न जाने क्यों अंदर से बेचैन कर रहा था। वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी जोरदार धमाके की आवाज हुई। अचानक उसकी नींद खुल गई। रास्ते में कार अचानक खराब हो गई थी और लगभग एक दुर्घटना होते होते बची थी। बाई निंगबिन का नशा तुरंत उतर गया। उसने अनजाने में बगल में बैठे जी बोदा की हालत देखने के लिए उसकी तरफ देखा। जब उसने पाया कि जी बोदा को कोई चोट नहीं लगी है, तभी उसने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, उसकी नजर रियर व्यू मिरर में मेरी आंखों से जा टकराई। उसने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन मैंने उससे पहले ही अपनी नजरें हटा ली। आसमान में अंधेरा गहराने लगा था और बारिश भी लगातार तेज होती जा रही थी। हम कुछ लोग छाते लेकर सड़क किनारे खड़े थे और सोच रहे थे कि किसी दूसरी गाड़ी से पहले घर कैसे पहुंचा जाए।
ठंडी हवा जोर जोर से चल रही थी, जिससे मुझे अनायास ही ठंड लगकर कंपकंपी हो गई। यह देखकर पास खड़ी बाई निंगबिन ने तुरंत अपना कोट उतारा और मेरे कंधों पर डालने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन तभी दूसरी तरफ जी बोदा को लगातार कई बार छींक आ गई। बाई निंगबिन का बढ़ा हुआ कोट हवा में ही रुक गया। उसे हिचकिचाते देखकर मैं व्यंग्य से मुस्कुराया और कहा, जी बोदा को देखकर लगता है कि उसे मेरी तुलना में इसकी ज्यादा जरूरत है। तुम पहले उसे दे दो। आखिरकार उस महिला की देह की गर्माहट वाला कोट जी बोदा के कंधों पर डाल दिया गया। जी बोदा के कान हल्के लाल पड़ गए। तभी सामने से हॉर्न की आवाज आई। झांग साहब ने अपनी कार की खिड़की नीचे की और सड़क किनारे खड़े हम लोगों को देखकर चिंता से पूछा कि क्या हुआ। मैंने तुरंत सबको कार में बैठने के लिए कहा, लेकिन समस्या यह थी कि कार में केवल 2 सीटें खाली थीं। इस बार बाई निंगबिन ने बिना किसी झिझक के मुझे और जी बोदा को पहले कार में बैठने के लिए कहा, लेकिन जी बोदा ने उसका हाथ हल्के से खींचते हुए कहा, निंगबिन दीदी, आप मेरे साथ बैठिए, मुझे डर लग रहा है। मैंने मन ही मन उसका मजाक उड़ाया। सिर्फ कार में बैठने से डर लगने का इससे बेकार बहाना मैंने कभी नहीं सुना था। लेकिन चेहरे पर मैंने कुछ नहीं दिखाया। मैंने सीधे बाई निंगबिन की तरफ देखकर कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम उसके साथ पहले चली जाओ। वैसे भी तुमने शराब पी रखी है, तुम्हें बारिश में भीगना नहीं चाहिए। इतना कहकर बाई निंगबिन के कुछ कहने से पहले ही मैंने दोनों को कार में बैठा दिया। कार को धीरे धीरे दूर जाते हुए देखकर मैंने अपनी नजरें हटा लीं। कुछ ही देर में मैंने दूसरी कार रोक ली, लेकिन वह कार मुझे घर की तरफ नहीं बल्कि विवाह पंजीकरण कार्यालय की तरफ ले जा रही थी। अगले दिन जैसे ही मैंने विवाह पंजीकरण कार्यालय का दरवाजा खोला, एक परिचित आकृति जल्दी से मेरी तरफ बढ़ी। मैंने सिर उठाया और सीधे बाई निंगबिन की चिंतित आंखों से जा टकराया। उसने तुरंत पूछा, कल रात तुम घर क्यों नहीं आए? कहां गए थे? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, कल रात बारिश बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं एक दोस्त के घर रुक गया था। असल में मैं विवाह पंजीकरण कार्यालय गया था और कुछ जरूरी दस्तावेज पूरे करने में काफी समय लग गया था। जब काम खत्म हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी और कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी, इसीलिए मैंने पास के एक छोटे होटल में रात गुजार ली। बाई निंगबिन ने ऊपर से नीचे तक मुझे ध्यान से देखा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि मुझे कोई चोट नहीं लगी है, उसने राहत की सांस ली और एक तरफ हटकर मुझे अंदर आने दिया। लेकिन जैसे ही मैंने अपना कोट उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ अचानक रुक गया। उसने कहा, मां पापा आए हुए हैं। मैंने सिर उठाकर लिविंग रूम की तरफ देखा और वहां बैठे अपने सास ससुर को देखा। मेरी आवाज सुनकर बाई निंगबिन के माता पिता भी हमारी तरफ आ गए। थोड़ी देर हालचाल पूछने के बाद उसकी मां ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे सोफे की तरफ ले जाने लगी। साथ साथ वह मेरी तबीयत के बारे में पूछती जा रही थी। मेरी और बाई निंगबिन की शादी के बाद से उसके माता पिता समय समय पर हमारे घर आते रहते थे, लेकिन वे हमारी चिंता करने या हमें कोई नियम समझाने नहीं आते थे। उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक था, हमें बच्चा पैदा करने के लिए कहना। लेकिन बच्चा कोई ऐसी चीज नहीं था जिसे जब चाहो तब पालो। मैंने पास बैठी बाई निंगबिन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। वह बस चुपचाप हमें देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी उम्मीद थी। वह भी बच्चा चाहती थी। अगर यह पिछला जन्म होता तो मैं स्वाभाविक रूप से उसके साथ कई बच्चे पैदा करना चाहता। ऐसे बच्चे जिनकी आंखें और चेहरे की बनावट हम दोनों से मिलती जुलती होती। लेकिन दोबारा जन्म लेने के बाद मेरे अंदर अब ऐसी कोई इच्छा नहीं बची थी। जब मैंने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया तो उसकी मां ने अपनी बेटी की तरफ देखकर पूछा, तुम दोनों बच्चा पैदा करने वाले हो या नहीं? बाई निंगबिन जैसे अपनी सोच से बाहर आई। उसने मेरी तरफ देखा, जो सिर झुकाकर चुप बैठा था। शायद उसे लगा कि मैं शर्म की वजह से कुछ नहीं बोल रहा हूं। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। हम दोनों स्वाभाविक रूप से बच्चा चाहते हैं, लेकिन बच्चे की बात में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। सब कुछ स्वाभाविक रूप से होने देना चाहिए। दोनों की तरफ से विरोध न देखकर उसके माता पिता ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके मन में शायद कोई योजना बन चुकी थी। रात के खाने के समय उसकी मां खास तौर पर एक बर्तन में तैयार किया हुआ सूप लेकर आई। मुस्कुराते हुए उसने हम दोनों के कटोरों में सूप डाल दिया। उसकी उम्मीद भरी नजरों के सामने मेरे पास सूप पीने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैंने कटोरा उठाया और पूरा सूप पी गया। खाना खत्म होने के बाद उसके माता पिता ज्यादा देर नहीं रुके और थोड़ी ही देर में घर से चले गए। उनके जाने के बाद मैं और बाई निंगबिन अपने कमरे में आराम करने चले गए। लेकिन जैसे ही हम कुछ देर के लिए लेटे, मेरे शरीर में अचानक गर्मी फैलने लगी। मुझे लगा कि कमरा लगातार गर्म और घुटन भरा होता जा रहा है। मैंने बेचैनी में अपने कपड़े थोड़े ढीले किए
तभी मेरी नजर बगल में बैठी बाई निंगबिन पर पड़ी। उसका चेहरा भी लाल हो चुका था और वह बेचैनी से अपने कपड़ों का कॉलर खींच रही थी। जैसे ही हमारी नजरें मिलीं, दोनों को अचानक आज उसके माता पिता की कही हुई बातें याद आ गईं। मुझे लगा कि उनके द्वारा दिया गया सूप शायद सामान्य नहीं था। मैं उठने ही वाला था कि तभी बाई निंगबिन मुझसे पहले मेरी तरफ झपटी और मुझे नीचे दबा दिया। जैसे ही उसने मेरी बेल्ट की तरफ हाथ बढ़ाया, मैंने तुरंत उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे रोक दूंगा। बाई निंगबिन की आंखों में हैरानी साफ दिखाई दी। पिछले कुछ दिनों में मेरे बदलते व्यवहार, मेरी दूरी और मेरी बेरुखी को याद करके उसकी आवाज में हल्की कंपकंपी आ गई। क्या हुआ? मैंने अपनी हथेली को जोर से दबाते हुए खुद को संभाला और बैठ गया। कुछ नहीं, मैंने शांत स्वर में कहा। तुम पहले जाकर नहा लो। हम दोनों को साफ सफाई का बहुत ध्यान रहता था, इसीलिए मेरी बात सुनकर उसने ज्यादा नहीं सोचा। अपने शरीर में उठ रही बेचैनी को सहते हुए वह उठी और बाथरूम की तरफ चली गई। जैसे ही बाई निंगबिन बाथरूम में गई, मैंने तुरंत पास रखा पानी का गिलास उठाया और जल्दी से पानी पी लिया। फिर खिड़की के पास जाकर बाहर झांका और सावधानी से नीचे उतर गया। मैं चुपके से जी बोदा के घर की खिड़की के पास पहुंचा और धीरे से दस्तक दी। जैसे ही उसने खिड़की खोली, मैंने जल्दी से कहा, जल्दी उसके कमरे में जाओ। उसे नशे जैसी हालत में कर दिया गया है। इस बार तुम्हारे पास सबसे अच्छा मौका है। देर मत करना, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। इतना कहकर मैं फिर पीछे हट गया। प्रतिक्रिया देखे बिना ही मुड़ा और चला गया। दूसरी तरफ बायजू बिन नहाने के बाद बाल पोंछते हुए बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आई। कमरे की हल्की रोशनी पहले ही बुझ चुकी थी, इसीलिए बिस्तर पर लेटी हुई एक इंसानी परछाई ही दिखाई दे रही थी। महिला बिना कुछ सोचे आगे बढ़ी और दोबारा उस व्यक्ति के ऊपर झुक गई। उसकी हरकतें धीरे धीरे और बेबाक होती जा रही थीं। जैसे ही उसने उस आदमी के गले पर चुंबन किया, उसके मुंह से एक हल्की कराह निकली। अचानक वह आदमी जोर से उठ बैठा, एक तरफ हटकर लाइट जला दी। तेज रोशनी ने पल भर में पूरे कमरे को रोशन कर दिया। महिला का दिल बुरी तरह कांप उठा। तुम? जीबोदा भी कुछ पल के लिए समझ नहीं पाया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह उसे पहचान लेगी। उसका चेहरा अचानक बदल गया और वह हकलाते हुए कुछ कहने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द ठीक से नहीं निकला। अगले ही पल महिला के मुंह से एक घुटी हुई आवाज निकली, अभी तक नहीं गए। यह सुनते ही वह पूरी तरह होश में आई। उसने पास पड़ा कोट उठाया और घबराकर वहां से भाग निकली। सुबह बाई निंगबिन अपनी गर्दन सहलाते हुए सीढ़ियों से नीचे आई। उसने पूछा, कल रात आखिर हुआ क्या था? क्या जी बोदा मेरे कमरे में आया था? मैंने आखिरी घूंट चाय पीकर उल्टा सवाल किया, कौन? कल रात तुमने नहाने के बाद सीधे सोने चली गई थी। तुम्हारे कमरे में कोई आया ही नहीं। हालांकि उसके मन में थोड़ी शंका थी, लेकिन उसे पिछली रात की घटनाएं ठीक से याद नहीं थीं, इसीलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। आखिर उसे कैसे पता होता कि आधी रात को जी बोदा हमारे कमरे में आने की कोशिश कर चुका था और यह सब मेरे ही बनाए हुए हालात का हिस्सा था। मैं धीरे धीरे बाई निंगबिन को जी बोदा के करीब धकेलने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद बाई निंगबिन का काम अचानक बहुत बढ़ गया। मुझे कुछ समय तक ऐसा कोई मौका नहीं मिला जिससे मैं उन दोनों को करीब ला सकूं। तभी अचानक बाई निंगबिन को आदेश मिला कि उसका ट्रांसफर पेचिंग किया जा रहा है, लेकिन वह अपने साथ केवल एक परिवार के सदस्य को ले जा सकती थी। आदेश का पत्र हाथ में लेकर वह काफी देर तक उलझन में खड़ी रही। अगर पहले की बात होती तो वह बिना किसी झिझक के मुझे अपने साथ पेचिंग ले जाती, लेकिन अब उसकी जिंदगी में जी बोदा भी था। उसे जी बोदा की बहन की आखिरी बात याद आ गई, जी बोदा का अच्छी तरह ख्याल रखना। उसके हाथ में पकड़ा हुआ पत्र सिकुड़कर सिलवटों से भर गया। आखिरकार वह घर लौटी और बड़ी मुश्किल से मुझसे बोली, ये चेन, मेरा ट्रांसफर पेचिंग हो रहा है। संगठन ने परिवार के एक सदस्य के लिए भी नौकरी की व्यवस्था की है, लेकिन मैं अपने साथ सिर्फ एक परिवार के सदस्य को ले जा सकती हूं। उसकी आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई, लेकिन मैं समझ चुका था कि वह आगे क्या कहने वाली है। जी बोदा अकेला है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं पहले उसे अपने साथ पेचिंग ले जाना चाहती हूं। क्या तुम उसके लिए वह नौकरी छोड़ सकते हो? मैंने बिना किसी झिझक के कहा, ठीक है, मैं मान गया। शायद मेरी इतनी जल्दी सहमति देने की उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं थी। बाई निंगबिन की आंखों में साफ हैरानी दिखाई दी। उसने पूछा, तुम इतनी आसानी से मान गए? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, और क्या, तुम भी तो यही चाहती थीं कि मैं मान जाऊं। अगर मैं झगड़ा करता और मना कर देता तो क्या तुम अपना फैसला बदल देती? मेरी बात सुनकर वह कुछ पल के लिए चुप हो गई। जवाब साफ था, वह अपना फैसला नहीं बदलती।
क्योंकि ट्रांसफर का आदेश मिलते ही उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वह जी बोदा को अपने साथ लेकर जाएगी। कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती थी। इसीलिए उसने अपराध बोध से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, ये चेन, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है, आगे से मैं धीरे धीरे तुम्हारी भरपाई करूंगी। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, लेकिन मन ही मन मैं ठंडी मुस्कान हंसा। हमारा कोई आगे बचा ही कहां है। ट्रांसफर का आदेश अचानक आया था, इसलिए पूरे आवासीय परिसर के लोगों ने बाई निंगबिन के लिए विदाई समारोह रखा। समारोह के दौरान मैं चुपचाप एक कोने में बैठा रहा और लोगों से घिरी बाई निंगबिन और जी बोदा को देखता रहा। एक के बाद एक शराब के गिलास खत्म होते गए। बाई निंगबिन का चेहरा लाल पड़ने लगा और जी बोदा की आंखों में भी नशा साफ दिखाई देने लगा। जैसे जैसे लोग उन्हें शुभकामनाएं देने और जाम उठाने आते गए, जी बोदा खुद को संभाल नहीं पाया और बाई निंगबिन के सहारे झुक गया। शायद उसे मेरी नजर महसूस हो गई थी, इसीलिए उसने तुरंत जी बोदा को खुद से थोड़ा दूर किया और सुरक्षा कर्मचारियों से उसे पास के सोफे तक ले जाने को कहा। उसी समय बाई निंगबिन मेरी ओर बढ़ने लगी। तभी अचानक दीवार के निचले हिस्से से एक बड़ी दरार ऊपर की ओर फैलती चली गई और देखते ही देखते छत तक पहुंच गई। भयंकर गड़गड़ाहट सुनाई दी, मानो धरती खुद दहाड़ रही हो। कुछ ही सेकंड में वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। भूकंप, पूरा हॉल अफरा तफरी में बदल गया। चारों तरफ चीख पुकार और भगदड़ मच गई। जो बाई निंगबिन मेरी तरफ आ रही थी, उसने भी कदम तेज कर दिए और मेरी ओर दौड़ने लगी। लेकिन तभी उसके पीछे से जी बोदा की आवाज आई। उसकी आवाज सुनते ही बाई निंगबिन के कदम अचानक रुक गए। उसके इसी एक पल के संकोच के दौरान पूरी इमारत जोरदार तरीके से ढह गई। देखते ही देखते मलबा चारों तरफ फैल गया और कई लोग उसके नीचे फंस गए।